गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा रिवीजन में से एक टॉपिक बच गया था, शब्द और शब्द भेद। आइए इसी पे विचार करते हैं बिना किसी समय गंवाए हुए। शब्द क्या होते हैं? शब्द आप सभी जानते हैं। दिन भर में आप बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। माता पिता, भाई बहन, घर मकान, स्कूल, किताब, कलम, चाय, दूध, फल फूल, गाय घोड़ा, गाड़ी, साइकिल, ये बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम उपयोग दैनिक जीवन में करते रहते हैं और रोज़मर्रा के जीवन में भी करते हैं। लेकिन उदाहरण के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे किताब शब्द लिखा हुआ है तो किताब का एक अर्थ बनता है। जो बुक होती है उसको किताब कहते हैं, लेकिन किताब की जगह पे पिताब, सिताब, लिताब ये शब्द नहीं होते। इन्हीं चीज़ों को हमें समझना होगा कि वास्तव में शब्द आए कहाँ से हिंदी में। तो शब्द की जो रचना है वो ध्वनियों के मेल से होती है, ये आप सभी जानते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं शब्द जो होते हैं भाषा की अर्थवान और सार्थक इकाई है। शब्द भाषा की अर्थवान और सार्थक इकाई क्यों है? क्योंकि शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है और अर्थ के साथ ही जो शब्द होता है वही सार्थक शब्द कहलाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शब्दों के भेद की। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं शब्द के भेद और प्रभेद का मतलब है कि शब्द के भेद कितने होते हैं और भेदों के भी भेद जो होते हैं उनको प्रभेद कहते हैं। हर भाषा का अपना शब्द भंडार होता है जिसमें तरह तरह के शब्द होते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इन शब्दों को अलग अलग आधारों पर अलग अलग वर्गों में बांट लिया जाता है। शब्दों के वर्गीकरण के कुछ प्रमुख आधार इस प्रकार हैं। तो इनका कुछ आधार होते हैं इनके, और इन आधार पे इनको शब्दों को बांटा गया है। तो आइए देख लेते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ पहला आधार है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। यहाँ पे चार जो प्रकार दिए गए हैं वो आपके नहीं हैं। रचना के आधार पे शब्द और प्रयोग के आधार पे शब्द, शब्द विकार के आधार पे शब्द और अर्थ के आधार पे शब्द। अर्थ के आधार पे जो शब्द हैं ये आपके पर्यायवाची वगैरह ये सब ले लिए जाते हैं इसमें, लेकिन स्रोत और उत्पत्ति के आधार पे शब्दों को हम यहाँ देखेंगे दोबारा से। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द होते हैं बच्चों, उनका मतलब है कि कहाँ से इनका उत्पत्ति यानी इनका जन्म कहाँ से हुआ, वास्तव में शब्द आए कहाँ से। अगर कोई किताब लिखा जा रहा है तो वो किताब पहले कहाँ लिखी गई थी, किसने लिखी थी किताब, यानी मान के चलो अगर हम एक ऐसी आकृति से पानी पी रहे हैं तो उस पानी पीने वाली आकृति को गिलास किसने कहा था सबसे पहले। ये चीज़ें कहाँ से आए ये शब्द हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि गंगा नदी का सोर्स यानी स्रोत यानी कहाँ से निकलती है? ये आप सभी जानते हैं, गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी। ऐसे ही शब्द कहीं ना कहीं से निकल के आए होंगे। तो देखिए संस्कृत भाषा से ये सारे शब्द जो हैं हिंदी में आए हैं। संस्कृत भाषा इन सभी शब्दों की जननी है, मतलब माता है। तो संस्कृत से जो हिंदी में आए हैं, अगर ज्यों के त्यों यानी हूबहू अगर संस्कृत का शब्द हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो वो कहलाता है तत्सम शब्द। ध्यान से सुनिए, तत्सम शब्द कैसा है कि जो संस्कृत वर्ड है, तत्सम का मतलब भी संस्कृत वर्ड ही होता है। ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और सीधे सीधे हिंदी में आ गए हैं वो तो कहलाते हैं तत्सम शब्द। और जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आते वक्त अगर थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, परिवर्तन आ गया है, परिवर्तन क्यों आता है? जैसे मान के देखिए, आप समझ के देखिए, अगर कोई धर्म शब्द है तो धर्म को अगर बूढ़े बड़े लोग हैं अपनी जबान की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से, कई लोग जो उनके मुंह से वो कठिन शब्दों का उच्चारण नहीं होता उसकी दृष्टि से शब्दों का आकार प्रकार बदलता जाता है। और जैसे अग्नि था, अग्नि से आग, इस तरह से हम देखते हैं कि तत्सम शब्द जो है संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं। और तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम मतलब जैसा, समान। तत्सम शब्द उसके समान यानी संस्कृत के समान हिंदी के वे शब्द जो स्रोत या भाषा संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं तथा आज भी उनका स्वरूप संस्कृत के समान ही बना हुआ है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है जो है ग्रंथ।
ग्रंथ जो है एक तरह से संस्कृत का शब्द है और हिंदी में भी ग्रंथ ही लिखा जाता है। मृग, ये हिंदी में भी मृग ही लिखा जाता है। कर्म, प्रेम, पुण्य, सिंह, सर्प, विद्युत, कृपा, कर्म, क्रिया, अर्थ, स्वप्न, स्वस्थ, किरण, मयूर, पिता, माता, भव्य, दिव्य। ये सब क्या है बच्चों, संस्कृत में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं और हिंदी में ही ऐसे लिखे जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता, क्वेश्चन बनता है तद्भव शब्दों से। आपको तत्सम शब्द दे दिया जाएगा और तद्भव शब्द पूछा जाएगा, तो आपको समझने की ज़रूरत है तद्भव, तत्सम से तद्भव बनाना। देखिए, तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से तो हिंदी में आए हैं, लेकिन उनका रूप बदल गया है। रूप कैसे बदल गया? जैसे देखो, दांत, दांत के ऊपर जो दंत होता है, संस्कृत में दंत कहते हैं, और दंत को हिंदी में जब आ गया ये शब्द, तो लोगों ने दंत को दांत बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, वो लोग, गांव के जो लोग होते थे, वो अपनी सुविधा के अनुसार इन शब्दों को काट छाँट कर बोलने लगे, और इस तरह से जो मूल संस्कृत के शब्द थे वो हिंदी में एक साधारण रूप होके आया उनका। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ दंत, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं सभी के सभी, और देखते चलिएगा, क्योंकि ये शब्द जो है आपसे फिर बार बार पेपर में भी पूछे जाते हैं, इसी वजह से आपको देखना है। देखिए, दांत है दंत का, सर्प से बनता है सांप, यानी जहाँ पे सर्प है, दंत है, यानी जो अनुस्वार है वो अनुनासिक में बदल जाएगा, यानी बिंदी जो है वो चंद्र बिंदु में बदल जाएगा, कहीं पे चंद्र बिंदु अपने आप आ जाएगा। कुछ इसकी ट्रिक हैं, आप ध्यान रखिएगा। एक तो देखिए, तत्सम जो होगा वो संस्कृत का, उसमें क्या क्या मिलेगा, और तद्भव बनाएंगे तो क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, सांप में आप देख सकते हैं चंद्रबिंदु है, रात्रि में त्रय है, और रात में सिंपल तय है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो त्रय है वो संयुक्त व्यंजन है, लेकिन साधारण कैसे बना लिया इसने लोगों ने, रात बोलना चालू कर दिया। हस्त का हाथ, ऐसे ही पत्र का पत्ता, आम्र का आम, बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है ये, ध्यान दीजिए इस शब्द पे। आम्र, आम्र जो है, आम्र संस्कृत में बोलते हैं और हिंदी में इसका अर्थ होता है आम। तो जो आम्र है वो धीरे 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 परिवर्तन जब होता गया, साल 2 साल 10 साल 100 साल जब गुजर गए, 200 साल, और ये आम्र जो है धीरे धीरे आम में बदल गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, वधु, वधु को हम आज बहू कहते हैं। ऐसे ही दुग्ध को दूध कहते हैं, मृत्यु को मौत कहते हैं, शतम को सौ कहते हैं, ओष्ठ को ओट, ओट कहते हैं, ओट। होठ नाम की कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में, ओष्ठ जो अपने होठ हैं उनको ओठ कहते हैं, अब होठ बोलने लग गए। कर्ण को कान कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट शब्द है, जो इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट का मतलब इम्पोर्टेंट ही है वो। कर्ण कान होता है, कंटक का कांटा होता है, कंटक, कंटक। देखिए, यहाँ पे भी कै के ऊपर चंद्र अनुस्वार आया है, और जब तद्भव बना रहे हैं तो कांटा में चंद्र बिंदु आया है। और स्रोत को सोता कहते हैं, स्रोत को क्या कहते हैं? सोता। यही आपके सिलेबस में था बच्चों, तत्सम और तद्भव रूप। विदेशज और विदेशज जो रूप है वो आपके नहीं आते हैं, वैसे तो इनको देख सकते हैं आप। जैसे देशज शब्दों में जो हमारे देश में जिनको रहकर गढ़ा गया है, जो शब्द हमारे ग्रामीण आंचल से आए हैं, प्रभाव से विकसित हुए हैं, उनको हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे झाड़ू, झाड़ू कहीं से नहीं आया, झाड़ू हमारे देश ने जन्म दिया है। झाड़ू को मम्मी लोगों ने बहुत ज़्यादा झाड़ू का प्रयोग किया है, इस वजह से ये झाड़ू हमारे ही देश का शब्द है। लोटा, लोटा भी हमारे देश का है,
जब गांव देहात में लोटा लेकर जब बाहर जाते थे तो सारे लोग फिर इसको लोटा बोलने लग गए। ऐसे ही गाड़ी, है ना, गाड़ी शब्द हमने खुद ने दिया है। और कार होता है इंग्लिश में, जो बाहर का शब्द है। चस्का, अटकल, झटपट, पगड़ी, जूता, पेट, सिलावट, झंझट, खिचड़ी, पैसा, रोड़ा, भोंपू, गड़बड़, लट्टू, खिड़की, डिबिया, पगड़ी। इनमें से जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं वो देख लीजिए। पगड़ी है, एक तो पगड़ी है, खिचड़ी है, पैसा है, और गाड़ी है, लोटा है, झाड़ू है, और खिड़की है, ये, और डिबिया। ये शब्द हमारे यहाँ से आए हैं। जूता और पेट भी है। इनके बाद आप आ जाते हैं विदेशी शब्दों पे। विदेशी शब्द वो होते हैं जो मूल रूप से बाहर की भाषाओं से लिए गए होते हैं, जिनका संस्कृत से कोई संबंध नहीं होता, हिंदी से कोई संबंध नहीं होता। अभी उनको हिंदी में शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह से आप देखते होंगे हिंदी में कितने भाषाओं के शब्द आए हुए हैं। यहाँ पे देखो, अदालत। अदालत बाहर का शब्द है। चाकू, कैंची, पर्दा। अदालत, चाकू, कैंची, पर्दा। कागज, जिला, पनीर, चपरासी, कानून, जहाज, मसाला, फ़कीर, दफ्तर, बेगम, किशमिश, मसाला, सरकार, संदूक, पिस्ता और गरीब। ये सभी शब्द विदेशी हैं, जिनमें से आप देख रहे होंगे जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है वो शब्द फारसी भाषा के हैं, और कुछ शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं, और कुछ शब्द और किसी भाषाओं से लिए गए हैं। कोई पुर्तगाली है, क्योंकि हमारे भारत में पुर्तगाल के लोग भी तो रहे थे, फ्रांस के लोग भी रहे थे, पुर्तगाली भी रहे थे, अंग्रेज भी रहे थे। तो उनके द्वारा जो शब्द यहाँ बनाए गए थे वो हिंदी में ले लिए गए। इस तरह से ये 4 शब्द बन जाते हैं। आइए इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि यही सब आने वाला है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, अब ये सही गलत तो आपसे पूछा नहीं जाता। अब प्रश्न नंबर 3 इम्पोर्टेंट बन जाता है। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो तत्सम रूप जो है, तद्भव से तत्सम बनाना, यानी हिंदी के जो शब्द हैं उनसे संस्कृत के शब्द बनाना, एक तो ये हो जाता है, और एक हो जाता है तद्भव रूप बनाना। तो तद्भव रूप बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये पूछा जाता है, और तत्सम रूप भी पूछ लिया जाता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही याद रखिए आप। देखिए, सांप का होता है सर्प, आग का होता है अग्नि। मेरे साथ साथ लिख लेना कॉपी में लिख लिख के याद कर लेना। कॉपी में लिख लिख के याद करोगे तब जाके आपको कोई सुकून मिलेगा। ऐसे ही हवा में मत उड़ना। 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से आएंगे, 3 नंबर के, फिर मत कहना कि आपको रिवाइज भी नहीं करवाया था। सांप का हो गया सर्प, आग का हो गया अग्नि, 5 का हो गया पंचम, है ना, और उसके बाद बिजली का हो गया तड़ित, है ना, चपला। ये बिजली के पर्यायवाची जो हैं, तड़ित और चपला, ये दोनों ही उसके हैं। दामिनी, है ना। दांत का दंत हो गया, गांव का ग्राम हो गया। गांव का क्या हो गया? ग्राम। देखिए ऐसे लिखते हैं ग्राम, जिसमें अगर इस तरह का रे लगा होता है वो तत्सम होता है, और जिस पे चंद्र बिंदु है या साधारण लिखा हुआ है उसमें तद्भव होता है। अब मैं तत्सम के कुछ रूल बता देता हूँ आपको, आप अपनी भाषा में इसको याद रखिएगा। जब भी कहीं पे किसी शब्द में टा आएगा, ठ आएगा, रे का कोई भी रूप आएगा, रे का रैफ रूप, रे का पाई वाला रूप, ये वाला री आएगा, है ना। इसके बाद ये वाला श आएगा। इसके बाद आप देख रहे हो ये वाला न आएगा, है ना। टा वर्ग के कोई भी वर्ण आएगा वो भी आपका तत्सम होगा, है। और जो टफ वर्ड है ना,
टफ वर्ण है, जैसे ट ठ ड, जिनको बोलना थोड़ा टफ होता है ना, टकार की आवाज़ आती है, उनमें सब में वो आता है। और जो भी संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजनों में कौन कौन से आ जाते हैं? छ आ जाता है, त्रय आ जाता है, ज्ञ आ जाता है, और इसके बाद श्रेय आ जाता है। ये वर्ण अगर आपको उस शब्द में दिख रहे हैं ना, इसका मतलब वो तत्सम है। इनको तद्भव बनाते वक्त कैसे लिखते हैं वो भी आप देख लीजिए। देखिए, सांप का सर्प हो गया, आग का अग्नि हो गया, पाँच का पंचम हो गया, बिजली का तड़ित या चपला हो गया, दांत का दंत हो गया, गांव का ग्राम हो गया, माथा का क्या होगा? मस्तक। मस्तक ऐसे लिखेंगे ना। सपना का क्या होगा? जो सपने आते हैं हमारे मन में, है ना, सपना का सपना ही रहने वाला है। दुग्ध हो गया, है ना, दूध का दुग्ध हो गया, रात का रात्रि हो गया, जीव का जिम्भी हो गया, जिम्ब, है ना, मोर का मयूर हो गया। ठीक है, इस तरह से ये तो हो गया इम्पोर्टेंट। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, जो द्वयी लिखा हुआ है, ओष्ठ लिखा हुआ है, सूर्य लिखा हुआ है, सतम लिखा हुआ है, कर्ण लिखा हुआ है, बधु लिखा हुआ है, मेघ लिखा हुआ है, कंटक लिखा हुआ है, आम्र लिखा हुआ है। इनको याद कर लो बेटा बैठ के, इनको बैठ के याद कर लो। कर्ण का होता है, एक एक का लिखा देते हैं। जो द्वि है इसका होता है 2, ठीक है साहब। ओष्ठ का होता है ओठ। इसके बाद सूर्य का होता है सूरज। सूर्य का होता है सूरज। सतम का होता है 100। सतम का क्या होता है साहब? 100। इसके बाद कर्ण का होता है कान। आम्र का होता है आम। कंटक का होता है कांटा। और मेघ का होता है मेहे। मेघ का क्या होता है? मेहे। मेघ मतलब बरसात, जो बादल होते हैं ना उसको। और जो मेहे होता है, हम कहते हैं ना मेहे बरस रहा है, तो मेघ बरस रहा है ना। और बधु का तो आपने अभी देखा ही था, बधु का होता है बहू। ये आपके साहब रिवीजन के जो शब्द थे वो थे, इनको अच्छे से ध्यान से आप देख लीजिएगा। 5वां छठा जो है, इसमें भी आपको याद रखने वाली चीज़ें यही हैं। इसके बाद आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट बन जाते हैं आपके। थैंक यू, धन्यवाद।